हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज फिजिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हम लोगों का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि कांच को फिर डॉट 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 भी कहा जाता है। तो कांच को और क्या कहा जाता है और कांच को किस नाम से जाना जाता है? तो कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले पर ही दिखाई दे रहा है, सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ग्लास को कभी कभी सुपर कूल्ड तरल, ठीक है, सुपर कूल्ड तरल कहा जाता है क्योंकि यह एक क्रिस्टलीय संरचना, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि यह क्रिस्टलीय संरचना नहीं बनाता है। ठीक है, जो कांच होता है वो क्रिस्टलीय संरचना नहीं बनाता है, बल्कि अनाकार ठोस बनाता है, जो सामग्री के अणुओं को गति जारी रखने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लिखी गई है। इस जानकारी को आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं। सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे आप लोग ये रखेंगे, अपने दिमाग में ये रखेंगे कि जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, ठीक है, वो क्रिस्टलीय संरचना नहीं बनाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो क्रिस्टलीय संरचना नहीं बनाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है एक स्थिर वस्तु, ठीक है, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह न्यूटन का है। मतलब ये न्यूटन का कौन सा नियम है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा और चौथा नियम, चार ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे हम पढ़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक स्थिर वस्तु, स्थिर वस्तु का मतलब जैसे यहाँ पे बॉल है और ये आपका धरातल है। ठीक है, तो बॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अभी ये रुका हुआ है, बॉल यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो ये स्थिर कहलाएगा। एक स्थिर वस्तु, ये वस्तु भी है, हम वस्तु मान सकते हैं बॉल को, तो एक गेंद को हमने वस्तु मान लिया और ये स्थिर है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। और ये न्यूटन का कौन सा नियम है ये बताना है। ठीक है, ये कौन सा नियम है न्यूटन का ये बताना है। तो यहाँ पे ये न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत आता है। कौन से पहले नियम के अंतर्गत आता है? न्यूटन का पहला नियम यही कहलाता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। जैसे अगर फुटबॉल को ज़मीन पे धरातल पे रख दिया जाए, फुटबॉल को धरातल पे रख दिया जाए और इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, मतलब इसको पुश ना किया जाए, इस पर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि ये अपने आप चलना शुरू कर देगा, नहीं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा तब तक वो चलना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, चलना शुरू नहीं करेगा। और इसी तरह अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो तब तक नहीं रुकेगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करेगा। जैसे देखिए, अगर इसी बॉल को हम यहाँ से किक करते हैं, ढकेलते हैं, तो बॉल क्या करेगा? लुढ़कते हुए जाएगा, ऐसे लुढ़कते हुए अगली स्टेट तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, अगले स्टेट तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि बॉल यहाँ पे है और ये क्या है? ज़मीन है, धरातल है। तो बॉल को अगर हम पुश करेंगे, ढकेलेंगे, तो लुढ़कते जाएगा ऐसे ऐसे, किसी न किसी स्थिति पे वो यहाँ पे आ जाएगा, और कोई एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा। लेकिन न्यूटन के नियम के अनुसार कि उसको रुकना नहीं चाहिए भाई। अगर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है तो उसको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ बाह्य बल कार्य करता है। यहाँ पे कार्य करेगा घर्षण बल, और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो अगर बॉल इस दिशा में जा रही थी, ठीक है, इस दिशा में, तो घर्षण बल उसके पीछे कार्य करेगा। तो घर्षण बल क्या करेगा? उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो घर्षण बल के कारण क्या होता है? बॉल
ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो वहाँ पे बल कार्य करता है और घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का पहला नियम था। पहला नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो नियम था ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिराया जाए, अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए, ठीक है, और वायु का कोई प्रतिरोध ना हो, मतलब वायु का कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि एक समान गति और त्वरण के साथ गिरेगी जो वस्तु है, इसका त्वरण बढ़ जाएगा, गति और त्वरण दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मेन चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु ऊंचाई से गिराया जाए, जैसे हम किसी वस्तु को ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, और उसको हाइट कुछ ऊंचाई से गिराया जाए, जैसे यहाँ से गिराया जाए नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ अगर गिराया जाएगा और वायु का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, मतलब हवा का कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, किसी वस्तु को अगर हम गिराएं, ड्रॉप करें कुछ ऊंचाई से, तो क्या करता है कि जो वायु होता है ना वो प्रतिरोध लगाता है, उसके जस्ट विपरीत जो प्रतिरोध होता है वो गति के विपरीत होता है, पीछे होता है। तो अगर कोई, जैसे हम बाल मान लें, गेंद मान लें, तो गेंद को अगर हम यहाँ से गिरा रहे हैं, यहाँ से गेंद को गिरा रहे हैं यहाँ से, तो गेंद जो यहाँ से गिरेगा तो नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है, मोशन में है। अब क्या करेगा, जो वायु प्रतिरोध होता है वो जस्ट इसके पीछे कार्य करता है, मतलब इसको जितनी स्पीड से गिर रहा है उतनी स्पीड से गिरने नहीं देता, बल्कि रोक के रखता है, थोड़ा सा प्रतिरोध करता है, उसके गति का विरोध करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। और जब कोई प्रतिरोध नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्य करेगा पृथ्वी की तरफ, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो उसको खींचेगा ही खींचेगा, और जैसे जैसे वो पृथ्वी के नज़दीक आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे वो पृथ्वी के नज़दीक, देखिए पृथ्वी के नज़दीक जब कोई वस्तु आता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक कार्य करने लगता है। तो जितनी ऊंचाई से वो गिरेगा पहले उसकी स्पीड थोड़ा कम होगा, जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जब वो पृथ्वी के बहुत क्लोज आ जाएगा तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। और एक चीज़ इसमें लिखा गया है कि कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, हवा का, वायु का कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो जब वायु का प्रतिरोध नहीं है तो रुकेगा ही नहीं, उस पर कोई प्रतिरोध कार्य नहीं कर रहा है। तो जब एयर उस पर वायु प्रतिरोध कार्य नहीं कर रहा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आएगी, धरातल की तरफ आएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी। तो ऐसा कहाँ पे है, इस आपको ऑप्शन नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है कि इसकी गति क्या होगी, इसकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, धीरे धीरे अपने तरफ जब आएगा तो और तेज़ी से कार्य करेगा और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टीम लोकोमोटिव, ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो स्टीम लोकोमोटिव का जो आविष्कार किया गया है वो किया गया था जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज स्टीफेंसन, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे यानी सेकंड पे दिखाई दे रहा है, जॉर्ज स्टीफेंसन। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने सार्वजनिक रेल लाइन पर यात्रियों को ले जाने के लिए पहला भाप लोकोमोटिव बनाया। ठीक है, जो 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के बीच है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है, कोई भी पिंड आप मान सकते हैं, और किसी सतह पे वो क्या कर रहा है, फिसल रहा है, किसी सतह पे क्या हो रहा है, फिसल रहा है। ठीक है, किसी सतह पे फिसल रहा है, तो उसके बीच गति का विरोध करने वाला बल को फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी मान सकते हैं, स्पेस मान सकते हैं, खाली स्पेस मान सकते हैं, को कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पे फिसलेगा, वो सतह के संपर्क में है, सतह पे फिसलेगा और वो सतह के संपर्क में है। ठीक है, तो जब सतह के संपर्क में रहेगा और वहाँ से वो फिसल रहा है तो मूव कर रहा है, तो उसके बीच में जो उसके गति का विरोध करेगा
वो होता है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है, अभी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और आप देख सकते हैं घर्षण बल वह बल है या घर्षण वह बल है जो ठोस सतहों, द्रव परतों और भौतिक तत्वों को एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने की सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि घर्षण बल वो बल होता है जो सदैव गति का विरोध करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक स्ट्रीमलाइन प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। क्या समान रहता है? यहाँ पे देख लीजिए, बल, दबाव, वेग और गति, ये चारों में से कौन सा समान रहता है हर एक पॉइंट पे? ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या समान रहता है? तो हर एक पॉइंट पे वेग होता है वो समान होता है, ये यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका हर पॉइंट पे जितने भी होते हैं, यहाँ पे लिखिए एक स्ट्रीमलाइन प्रवाह में, ठीक है, द्रव में प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है, तो वेग होता है वो समान रहता है दोस्तों। ठीक है, धारा रेखा प्रवाह, स्ट्रीमलाइन का मतलब धारा रेखा प्रवाह। ठीक है, धारा रेखा प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर वेग समान रहता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि धारा रेखा प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर क्या वेग जो होता है वो समान रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है वो कहलाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है ओडोमीटर। क्या बोला जाता है? ओडोमीटर। ठीक है, अब ओडोमीटर आपको ऑप्शन नंबर बी पे या सेकंड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को गणना करता है, दूरी का गणना करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ओडोमीटर बोला जाता है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखा गया है कि एक ओडोमीटर या ओडोग्राफ भी बोल लिया जाता है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए एक उपकरण है, जैसे साइकिल या कार। उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों का संयोजन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है आपको जानना कि जो वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है या गणना करता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओडोमीटर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है दाब का एसआई मात्रक क्या है? जो दाब है उसका एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है दोस्तों। पास्कल, ऑप्शन नंबर थर्ड पास्कल होता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे लिखा गया है कि दबाव के लिए एसआई इकाई पास्कल, जिसको हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे? पीए से। तो यहाँ पे लिखा गया है पास्कल यानी पीए है, जो एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। किसके? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ठीक है, N/m का पावर 2 यहाँ पे लिखा गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। ठीक है, इकाई के लिए यह नाम 1971 में जोड़ा गया था। इसका नाम फ्रेंच पॉलीमैथ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा, पॉलीमैथ ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे है लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, तो वो कहलाता है समय अवधि। समय अवधि। ठीक है दोस्तों, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको समय अवधि कहा जाता है। एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय, इसका समय अवधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिए गए समय को समय अवधि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो यूवी किरणें मुख्य रूप से
किस कैंसर का कारण बनती हैं। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, वो मुख्य रूप से किस कैंसर के कौन सा कैंसर का कारण बनती हैं। जैसे यहाँ पे फेफड़े का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुख का कैंसर और त्वचा का कैंसर। तो इसमें से किसके कैंसर में इसका योगदान होता है। ठीक है, किस कैंसर का कारण होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो त्वचा का कैंसर होता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि सूर्य या सनवेड से पराबैंगनी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, पराबैंगनी यूवी किरणें, जो विकिरण होता है वो त्वचा का कैंसर का मुख्य कारण है। ठीक है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि विद्युत धारा जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जो विद्युत धारा होता है वो सदिश राशि नहीं होता है। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए केंद्रा प्रसारक बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे से ऊपर उठाने की घटना को कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सड़कों की बैंकिंग। ठीक है, सड़कों की बैंकिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर उठाने की घटना वाहनों की एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रापसारक बल प्रदान करना है और घुमावदार सड़कों का बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सड़कों का क्या बोला जाता है, बैंकिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, किस खिलाड़ियों को पास्कल का नियम का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है स्कूबा डाइविंग। ठीक है दोस्तों, स्कूबा डाइविंग एक सामान्य मनुष्य की न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दृष्टि सेंटीमीटर में का मान कितना होता है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है सेंटीमीटर में है, यहाँ पे जो भी लिखा गया है किसमें है, सेंटीमीटर में। तो एक सामान्य मनुष्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है दोस्तों, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को स्पष्ट छवि बनाने के लिए आँख के लेंस और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। एक स्वस्थ मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर है। हालांकि यह उम्र के साथ बदलती रहती है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आप सब पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे है, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था। सेंटीग्रेड जो स्केल है उसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो उसका आविष्कार किए थे एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1742 में स्वीडिश खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है, तापमान पैमाने का आविष्कार किया, जिसका नाम आविष्कारक के नाम पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो पास्कल के नियम पे कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी पे आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। और हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है वो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा गया है इतना बड़ा, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर का काइल वायर को कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है तत्व। क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।